बच्चों तो कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन हो सकता है कि ये सारे सवाल रिपीट भी हो सकते हैं। सारे नहीं होगा, फिर भी 25% यानी 30% या 40% भी चांसेस रहता है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं और डाउटफुल होते हैं, लेकिन उसी डाउट को क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अच्छे से समझाते हैं आप लोगों को कि ये सब प्रश्न बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पर पाया जाता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए है कि जड़ में, या पुष्प में, या तना में, या फल में। तो देखिएगा, पौधे में जो जनन अंग होता है, जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पुष्प में पाया जाता है, क्योंकि फूल से ही एक नए फल का निर्माण होता है, एक नया दूसरा फल का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 में कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए आप लोगों को 4 कच्चे पदार्थों की जरूरत पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पर होती है। तो इसका डायरेक्टली अगर आंसर करेंगे तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हरे पौधे में होती है, और हरे पौधे में एक वर्ण होता है जिसको हम लोग पर्णहरित बोलते हैं, और यही पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करता है, जिनमें से C6H12 में और O6 से निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। ऑप्शन आपका 4 दिया गया है। जल से, या ग्लूकोज से, CO2 से, या डिक्टी या सोम से। तो आप लोगों को पता है कि ऑक्सीजन एक H2O, जिसको हम लोग जल बोलते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। तो कहने का अर्थ ये है कि जल से निकलता है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि जठर ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है। ऑप्शन आपका दिया गया है यकृत में, अमाशय में, या अग्नाशय में, या मुंह में। तो इसका राइट आंसर करेंगे तो आप लोग ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ऑप्शन आपका दिया गया स्टोमाटा, केंद्रक, और माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोशिका द्रव में ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया होती है। इस तरह का आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को बारीकी से हल करते हैं। चूँकि आज हम लाइव क्लास नहीं कराए हैं, है ना, चूँकि वक्त का थोड़ा सा अभाव था, और सोचे कि रिकॉर्डेड वीडियो डाल देंगे तो इसमें से सारे प्रश्नों का हल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं होगा, कुछ ही मिनटों का वीडियो होगा। इसमें आप लोगों को अपने से मैनेज कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 में कि इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। तो इथाइल अल्कोहल जो बनता है वो आपका 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डायरेक्ट ही हम लोग हल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवायवीय शोषण, जिसमें क्या होती है कि ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है, वायवीय शोषण में इस तरह का हम लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं हम लोग कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया एड्रिनल, पिट्यूटरी ग्रंथि, या मेडुला, या थायरॉयड ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, थायरॉयड ग्रंथि हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और समझाने का प्रयास करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं हम लोग क्या कहता है, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की प्रक्रिया कहलाती है। आपका ऑप्शन यहाँ पर विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागकण, उसके बाद निषेचन। तो वायवीय भागों से जो जल का ह्रास होता है यानी कमी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी से हम लोग क्या करते हैं, इसको आंसर के रूप में देख सकते हैं कि यानी वाष्प उत्सर्जन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर कि घेघा रोग पनपता है। तो घेघा रोग किससे पनपता है, रक्त की कमी से, एनीमिया होती है शायद, जिसको हम लोग रक्तहीनता बोलते हैं, चीनी की कमी से, एक बीमारी होता है मधुमेह वगैरह, उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आयोडीन की कमी से, उसके बाद मोटापा की कमी से। तो घेघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं। तो रक्त में जो हल्के पीले रंग का जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको हम लोग प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, जिसको ऑप्शन नंबर ए इस
से मतलब सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। यानी रक्तचाप किससे मापी जाती है, रक्त की जो प्रेशर वगैरह होता है वो किससे मापी जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं स्फिग्नोमेनोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में, यानी 12 में कि वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। तो वाष्प उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो सिर्फ और सिर्फ पौधों में होती है। ऑप्शन नंबर 20 से हम लोग क्या करते हैं, सही कर लेते हैं, ये राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि निम्नलिखित में से किस में खुला परिसंचन तंत्र पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, ये 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग ऑप्शन दे करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किसका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चनों को आपके भरोसे में छोड़ेंगे ताकि आप लोगों को सही आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 14 में रक्त क्या है, पदार्थ है या उत्तक है या कोशिका है या इनमें से कोई नहीं है। तो रक्त जो है ये कोशिका हिस्सा संयोजक उत्तक है, जिसको हम लोग ऐसे उत्तक के ही नाम से जानते हैं। ये याद रखिएगा कि रक्त एक प्रकार का उत्तक है, संयोजी उत्तक वगैरह का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में देखते हैं कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में कि मूत्र का रंग पीला किस वर्णक के कारण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरोक्रम। और जो मूत्र में 2% यूरिया होता है, ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। यूरोक्रम नामक एक पीला रंग होता है जिसको हम लोग वर्णक के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में कौन सा एक उभयलिंग जंतु है। उभयलिंग जंतु का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लिंग। ठीक है, यानी एक से अधिक लिंग होगा। तो हाथी में तो होगा नहीं, गाय में भी नहीं होगा, कुत्ता में भी नहीं होगा, लेकिन केचुआ में क्या होता है, दोनों तरफ होता है इसका लिंग। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नो डाउट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 में देखते हैं, क्या कहता है, यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है। तो यूरिया जो होती है ये रक्त में कहाँ पर प्रवेश करती है। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत से प्रवेश करती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में देखते हैं 18 में कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो देखिए जैव आवर्धन प्रदर्शन करता है जिसको हम लोग कीटनाशक के रूप में देखते हैं, इसका डीडीटी होगा। क्या होगा, डीडीटी, यानी डाइक्लोरा डाइफेनाइल ट्राइक्लोरा इथेन, इसको नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता हम लोग उसको बोलते हैं जो पेड़ पौधे साग सब्जी वगैरह खाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, प्राथमिक उपभोक्ता, यानी शाकाहारी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिसमें क्या होता है, साग सब्जी वगैरह से खाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक भूमिगत जल का उदाहरण है। आपका ऑप्शन यहाँ पर कुआं या नदी या समुद्र या तालाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुआं हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं हम लोग कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास का किसने दिया था, मतलब इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डार्विनवाद हो जाएगा, क्योंकि जीवों का जो विकास से संबंधित इस तरह का उन्होंने क्या किया था, अपना एक लॉजिक दिया था, जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं हम लोग कि हरे पौधे कहाँ पर हरे पौधे कहलाते हैं। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं, आपका राइट आंसर उपभोक्ता या उत्पादक या अपघटक। तो 22 का अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्पादक कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 में कि अंडोत्सर्ग का कारण क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका LH या एंड्रोजन या FS या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी LH हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 में देखते हैं कि लैंगरहैंस की द्वीपिका कहाँ पर पाई जाती है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिका पाई जाती है, दीपिकाएँ पाई जाती हैं 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अग्नाशय में ये पाई जाती है। ये बायोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन सवाल था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं 25 में देखते हैं कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किन का होना आवश्यक होता है। तो आपका ऑप्शन आयरन में या मैग्नीज में या क्लोरीन में या आयोडीन में। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर 25 का आप लोगों को ये ऑप्शन देख करके आप लोगों को राइट आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना है, यानी बताना है, आप लोगों को खुद से इसका आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग
कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों पर छोड़ दिया जाता है ताकि आप लोग इसका वेरीफाई करके सर्च वगैरह करके आप लोग आंसर निकालेंगे। चलिए, निश्चल कणिकाएँ कहाँ पर पाई जाती हैं? तो देखिए, निश्चल कणिकाएँ जो होती है ना, ये आपका न्यूरॉन्स में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? न्यूरॉन्स में पाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न को देखते हैं 27 में कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव जो मस्तिष्क का वजन होता है ना, लगभग 1.5 kg होता है, 1.5 kg से 2 kg, यानी ऑप्शन नंबर ए इनका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है। तो इसका जो प्रयुक्त लेंस होता है ना, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। काल्पनिक और उल्टा होता है। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ये दर्पण से संबंधित। चलिए, अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त होता है? यानी साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होने वाले जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ये राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मोटरसाइकिल के रूप में या बस वगैरह में या फिर किसी प्रकार का वाहन में जो साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ना, वो उत्तल दर्पण हम लोग कह सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 में देखते हैं हम लोग कि अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है या सीधा होता है या छोटा होता है या इनमें से सभी होता है? बिल्कुल इनमें से सभी होता है। अवतल लेंस द्वारा जो बनता है ना, ये सारे आभासी यानी काल्पनिक, सीधा भी और छोटा भी होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में देखते हैं कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए बच्चों, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जूल होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, क्योंकि हम लोग 10th से संबंधित ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपलोड करते हैं। रोजाना एक एक वीडियो अपलोड हो जाता है और शाम को 9 बजे हम लोग लाइव क्लास आते हैं। इसलिए सारे बच्चों से अनुरोध है कि 9 बजे क्या हो जाएगा, लाइव क्लास हम लोग आएंगे हर दिन, जो कि अब फिर हम लोग डिस्कस करने के बाद सब्जेक्ट को चुनते हैं। तो देखिएगा 32 में कि आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना को दर्शाता है? तो आकाश का रंग नीला वगैरह होना, तो इस कौन सी परिघटना होगा? आपका 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकीर्णन, जिसको हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 में कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी कितना होता है? यहाँ पर आपको न्यूनतम पूछा गया है, तो न्यूनतम का मतलब सबसे कम होता है। ठीक है, छोटा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 में कि किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? देखिए, P बराबर 1/f होता है ना, तो अगर इसको हम लोग इस फॉर्मूले में अगर दर्शाएंगे ना, तो क्या होगा, इसको मीटर के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे, और मीटर जब आएगा तो आपका 2D हो जाएगा, जिसको हम लोग माइनस बोलते हैं। और उत्तल लेंस से हमेशा क्या होता है, माइनस में लिया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 35 में कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो देखिएगा, एक प्रिज्म जो होता है ना, वो 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 में देखते हैं 36 में कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो इसमें किस में परिवर्तन किया जाता है? इसमें पक्ष माभी पेशियों में परिवर्तन किया जाता है, जो कि डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं हम लोग कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के यूजुअली सबको जानता है, आमतौर पे जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यानी 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 में कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है, यानी कैमरा होता है, तो ये होता है आपका उत्तल लेंस होता है, जो कि कैमरे को क्या करता है, कभी बड़ा करता है, छोटा करता है, नज़दीक करता है। इस तरह से हम लोग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 39 में कि यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आरोपित हो तो परावर्तन के बाद किरण से क्या होता है? चलिए, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या कहता है कि परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 39 का, आप लोगों को इसका आंसर आप लोगों को भी दे देना है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग लास्ट में चलते हैं, यानी 40 क्वेश्चन, चूँकि टोटल 80 क्वेश्चन है, फिर हम लोग अगले दिन 80 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक ख़त्म करने वाले हैं। यानी यदि एक प्रिज्म से एक वर्णीय किरण गुजरेगा तो इसका नहीं होगा, ना ही अपवर्तन होगा, ना ही वर्ण विचलन होगा, ना ही विचलन होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, 1 से लेकर
40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने यहाँ पर करा दिया है। आप लोग सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हर दिन शाम को 9 बजे हम लाइव आएंगे, चूँकि आज लाइव नहीं आए और इसलिए वीडियो को अपलोड कर दिए हैं। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, ये वीडियो को देखेंगे, उनके बाद क्या होगा, फिर वीडियो को लाइक कर देंगे, और 9 बजे हर दिन शाम को हर दिन पर डे 1-1 घंटा का क्लास लेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।